अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. अच्छा जी, a lot of people are invested आजकल। सारे लोग एक बात के बारे में हमसे भी मालूम कर रहे हैं, दरियाफ्त कर रहे हैं। ये जो सबमर्सिबल है टाइटन, 5 अफराद पर मुश्तमिल ये एक सबमरीन नुमा कैप्सूल जो सयाहत के मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ, और इसमें 2 मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन और उनका बेटा भी शामिल है। वो गए इतवार को और तकरीबन 1 घंटे और 45 मिनट के बाद इस सबमर्सिबल का, टाइटन, इस कैप्सूल का, जो भी आप इसे कह लें, इसका राब्ता ज़मीनी जहाज़ से मुनक़ता हो गया। वो दिन है और आज का दिन है, इसकी खोज नहीं लगाई जा सकती। और कहा यही जा रहा है, एक्चुअली इतने दिनों से हम इसको फॉलो भी कर रहे थे, पूरी दुनिया ही जो इंटरेस्टेड है, और ख़ासतौर पे इस किस्म का कोई सिचुएशन बन जाए तो हर किसी की नज़रें होती हैं कि ये कब मिलेंगे, कहाँ गए, क्यों राब्ता नहीं हो रहा। तो आज जुमेरात का दिन है, जिसको कहा जा रहा है कि ये आखिरी दिन है जितना उनके पास ऑक्सीजन है टू सर्वाइव इन दैट सबमर्सिबल, जो कि एक्चुअली एक 22 फुट की एक, आप समझे, ट्यूब टाइप ही समझ लें, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे अंदर से, जितनी तस्वीरें बाहर आ रही हैं, तो वो बिल्कुल एक, ये लें जी, अब आपके स्ट्रक्चर इसका आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, तो इसमें बस 5 लोग ही फिट आते हैं। और होता ये सयाहत के लिए, आप जाते हैं डीप डाउन इन द अटलांटिक। टाइटैनिक शिप, पाकिस्तान में भी लोग टाइटैनिक मूवी की वजह से टाइटैनिक की कहानी को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो उसके रूइंस देखने के लिए, उसका मलबा जो है वो देखने के लिए इसमें बैठा जाता है। इससे पहले भी कुछ एक्सपीडिशंस जो हैं इसके हुए हैं, समझे कोई लगभग 10 आप कर लें। Not sure about the number, but yes. Not sure about the number, लेकिन उसमें जो लोग गए हैं उनके भी अब अकाउंट्स, उनके भी इंटरव्यूज इंटरनेशनल मीडिया पे सामने आ रहे हैं कि 2 तो अफराद का इंटरव्यू मैंने देखा है जिसमें एक का पौने घंटे के लिए यही कैप्सूल फंस गया था। एक और शख्स ने भी अपना अकाउंट बताया कि उसके साथ भी कुछ मसाइल हुए थे। बहुत से लोग, टू बी ऑनेस्ट, कि जब भी ये गई है तो उसमें कोई ना कोई मसले हमेशा हुए हैं, और कहा ये जा रहा है ये टेक्नोलॉजी भी ऐसी थी कि ये ऑन द गो डेवलप हो रही थी, यानी जब आप जाते हैं, आपको मसले समझ आते हैं, फिर आप उनको फिक्स करते हैं। तो इट वॉज नॉट रियली 100% उस तरह की, जी हर ट्रिप जो गया है वो आराम से वापस आया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 12,600 फुट नीचे पानी में ये जाती है, और कहा यही जाता है कि जब लिटरली, और किसी भी सेफ्टी एजेंसी, किसी भी इंटरनेशनल इदारे ने इसकी सेफ्टी को काबिल एतबार करार नहीं दिया था। इसकी इन्वेस्टमेंट में दुनिया के बहुत बड़े मिलियनेयर्स हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है ताकि ये चीज़ एक बनाई जाए। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम अभी तक इसको किसी भी इदारे की तरफ से अप्रूवल नहीं दिया गया था कि हाँ ये डीप डाउन इतना नीचे जाने की सलाहियत रखता है। ठीक है, चंद दफ़ा होके आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम आप आपको बता दें, अमेरिका के बहरी बेड़े में मौजूद सबमरीन्स भी इस गहराई तक नहीं जा सकती। इस चीज से अंदाजा कर लें कि इसको रेस्क्यू करने के लिए नहीं कोई जा सकता, कोई जा नहीं सकता। तो आप सोचें कि इतनी बड़ी मशीनें, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी इन्वेस्टमेंट, वो नहीं अब तक इसकी तरफ पहुंच सक रहे। अब यही कहा जा रहा है कि बचने के चांसेस जो हैं वो लिटरली 1% रह गए, जो कि एक बहुत ही अफसोस, क्योंकि आप सोच के किसी एक्सपीडिशन पे जाएं और एक्साइटेड हो, एक चीज़ जो आपके बकौल एक काम कर रही है चीज़, और बड़ी अच्छी होगी, हम देख के आएंगे, और खासतौर पे बड़ी मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके साहबजादे यंग गाय सुलेमान दाऊद, 19 ईयर्स ओल्ड। और आप तो यही सोच के जाते हैं ना, आप 4-5 घंटे बाद वापस आ जाएंगे। बाय द वे 2.5 घंटे तो सिर्फ नीचे जाने में लगते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियोस देखी हैं, और आजकल सोशल मीडिया और अदरवाइज मीडिया भी भरा पड़ा है, एक लिटरली प्ले स्टेशन के रिमोट का बता रहा है, जो इसका डेवलपर है, मालिक जिस कंपनी का, जो साथ किया हुआ है, जो कंट्रोल करता है, और वो कहते हैं हम ऐसे फेंक देते हैं और हम 5-6 रिजर्व में रखते हैं। मतलब बड़ी हिम्मत की बात है कि एक ऐसी चीज़ पे ट्रस्ट किया जाए जो एक रिमोट कंट्रोल से समंदर की अथाह गहराइयों में आप समझते हैं कि चल सकती है, एक ऐसी डेप्थ पे जहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अगर आप ज़रा सा भी एक्सपोज हो जाएं तो एक रेजर ब्लेड से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से आपका जिस्म कट जाएगा, आप फट जाएंगे। बहुत ही खतर, सोच के एक्चुअली डर लगता है, और ख़ास तौर पे जब ये चीज़ व्हेन इट डज़ नॉट वर्क आउट, फिर जब आप उसकी डिटेल्स सुनते हैं। एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैड अ चांस टू गो ऑन इट, और उसका कहना था कि आप अभी स्टार्ट ही हुए होते हैं, थोड़ा सा ही नीचे जाते हैं तो ऐसा अंधेरा, क्योंकि आपको पता है कि सूरज की रोशनी कितनी देर तक पानी में जाएगी, कितनी दूर तक राधा पानी में जाएगी, तो ऐसा अंधेरा होता है जो कि आपने शायद अपनी ज़िंदगी में इतना पिच डार्क अंधेरा कभी एक्सपीरियंस ना किया कर हो, दुनिया बदल जाती है। तो उसका एक शॉक जो है वो अलहदा है। सारों के पास टॉर्चेस होती हैं अंदर, लाइट्स जो उसमें लगी हुई हैं, और
ट्रेजेडी कि इस सबमर्सिबल को, जिसको टाइटन कहते हैं, इसको बाहर से बोल्ट किया जाता है, ये अंदर से खुल ही नहीं सकता। जब इसको नीचे भेजते हैं तो इसके ताले शाले जो भी इन्होंने करना है वो बाहर से सील हो जाती है। और क्विकली हम आपको ये बता दें कि इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कोई शीशे लगे हुए हैं, कोई बाहर टॉर्च मार के मलबा देखेंगे, नहीं, अंदर एक स्क्रीन के ज़रिए इन्होंने सिर्फ मलबा देखना था। एक बत्ती इसमें आगे लगाई गई है। सो दुआएं हमारी पूरी, दुआएं हमारी हैं भरपूर। इट वुड बी अ मिरेकल अगर ये ढूंढे जाएं और बच जाएं, लेकिन आज जुमेरात का बताया जा रहा है और माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि चांसेस बहुत कम। कल शाम से ही चलना शुरू हो गया था कि बस अभी हतमी ऑपरेशन होगा, और वो हतमी ऑपरेशन हो भी गया और अभी तक कोई सुराग न मिल सका। खैर, इसमें 5 लोग सवार हैं, दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में से कुछ लोग सवार हैं और ज़ाहिर वेल्थी लोग सवार हैं, तो इनके लिए दुनिया के तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं जो कि लाने चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखिए वो कश्ती जो यूनान के समंदर में सतह पे तैरती रही, डोलती रही, लोग भूख से मरते रहे, प्यास से मरते रहे क्योंकि रेफ्यूजीज़ थे या कुछ भी आप कह लें, गरीब थे, उनको बचाने के लिए सतह से कोई नहीं आ रहा था, लोग उनको मरता हुआ देख रहे थे। अब्दुल्ला, वो तो इंटेंशनल था ना कि हमने नहीं बचाना, वो वाली बात थी। वैसे तो दोनों इन चीज़ों में एब्सोल्युटली कोई कंपैरिजन नहीं है, जस्ट बिकॉज द ओनली कंपैरिजन 2 इंसिडेंट ही हुए ना एक हफ्ते में, ही एक रिलेशन है इन दोनों का। खैर एनीवे, ग्रीस ट्रेजेडी के हवाले से आपको कुछ अपडेट्स भी दें, क्योंकि वो जो स्मगलर्स हैं, आपको पता है कि ये वो भी इंतजार में होते हैं, ये हादसा भी 1-2 हफ्ते में, 2-4 महीनों में खत्म हो जाएगा। इसके बारे में बात करना वो दोबारा शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये तो अज़ल से नहीं, ये दोबारा होगा, ये ट्रैफिकिंग दोबारा होगी। आप यहाँ से किस चीज़ पे आपने लिखवाना है? तो जी अब ये हुआ है कि यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA जो है वो इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रही है और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस किरदारों के गिर्द मुसलसल घेरा जो है तंग किया जा रहा है। उनके बकौल इस गैर कानूनी और जालिमाना धंधे से जुड़े अब तक 16 स्मगलर्स और एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 43 बिल्कुल मुकदमात जो है 43 वो दर्ज किए जा चुके हैं। कई इंक्वायरीज जो हैं वो भी चल रही हैं और दूसरी तरफ जिन खानदानों के प्यारे इस अलमनाक हादसे में जान बहक हुए हैं वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि कम से कम उनके बच्चों की मैयतें मिल जाएं। सानू मतलब ना एजेंटा ने बड़े साने ख्वाब वहाए, सानू 26 लाख रुपया दिओ, तुहाडा बच्चा 7 दिनों च असीं तुहानूं इटली पड़ा देंगे। वो शिप सी 200 बंदे का जी ना, मतलब है कि इंसानी स्मगलर ने उहदे 800 बंदा बाहर दिता। साडी गौरमेंट अगे साडे हत्थ बन के गुजारिश है, सानू खुदा दा नाम जे साडे बच्चे दी लाशां ही पिछा लिया दिओ। सो ये सूरत हाल है यूनान के साहिल के करीब डूबी कश्ती के मुसाफिरों के साथ। क्या हुआ? यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी नौजवान हबीबुर रहमान ने सारी कहानी बयान कर दी। मुतअद्दिद लोग अपना आंखों देखा हाल बयान कर चुके हैं। जब भी आप सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बस बहुत से सवालात जहन और दिल में आते हैं। अच्छा, ये आपको बताएं कि कल वज़ीर आज़म भी बाय द वे शहबाज शरीफ साहब भी इस बात पर बरहम हुए कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ पहले कार्रवाइयाँ क्यों ना की गई, और यही बात हम भी करते रहते हैं कि FIA और दीगर जो सारे इदारे हैं जितनी फुर्तियाँ आज दिखा रहे हैं पहले कर लेते। ये कोई नई चीज़ तो अनहोनी नहीं हुई ना कि ओहो ये क्या हो रहा है, ये भी रास्ता है, ये तो हो रहा है, कब से हो रहा है। और वज़ीर आज़म साहब मेरा ख्याल है इस पे आपको ज़रा नज़र रखनी चाहिए कि आइंदा ना हो। चले पहले तो हो ही रहा था, तमाम पाकिस्तान को पता था, अब ये आप मेक श्योर कर लें कि आइंदा ना हो, क्योंकि इसके कभी इम्कानात हैं कि ये आइंदा भी होगा। इफ़ पीपल वर टू बेट, एब्सोल्युटली, तो मैं ये 100% इस पे तो बेट किया जा सकता है कि दोबारा भी होगा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA नॉर्थ राना अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब शुक्रिया। राना साहब ये बताइएगा, आपके यूनान कश्ती हादसे के बाद पाकिस्तान में FIA ने क्रैकडाउन तो शुरू कर रखा है, बहुत से मुबैना इंसानी स्मगलर्स को पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है। क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अब ये मसला हल हो जाएगा और सारे निर्गे में आ जाएंगे और सेटल्ड फॉर गुड? जी बिल्कुल, FIA ने एक क्रैकडाउन का आगाज़ किया हुआ है और इस सिलसिले में 43 FIR दर्ज की जा चुकी हैं और 16 जो हैं इनमें मुलव्वस ह्यूमन ट्रैफिकर जो है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके अगेंस्ट जो सेक्शन ऑफ लॉ है वो पिज़्मा के तहत FIRs हो चुकी हैं। और इसके साथ हम जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन का काम भी कर रहे हैं और 123 विक्टिम फैमिलीज जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और उनके DNA सैम्पलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो वी आर होपफुल कि जी हम इनको इनके कैफे किरदार तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे और एट द सेम टाइम वी आर इन टच विद ग्रीस अथॉरिटीज़ और उन्होंने जो
गिरफ्तार किए हुए हैं वहाँ पर स्मगलर्स, उनके साथ भी हम लेजॉन में हैं कि जी उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर हो और फिर इस रैकेट को, जो कि ट्रांसनेशनल रैकेट है, इसको हम ब्रेक करने में कामयाब हो जाए। वैसे जैसे कि हमने पहले भी आपसे बात की थी और भी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात कर रहे हैं, ये स्मगलर्स को इतने छुपे भी नहीं है, ये बड़े नोन लोग हैं। तो सवाल तो बार बार हम यही पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जब पता भी हो किसी का और फिर भी उसको नैब ना किया जा रहा हो। ऑब्वियसली आप जो कह रहे हैं, अल्लाह करे आप लोग कामयाब हो और बिल्कुल ऐसा ही हो जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम है कि FIA या दीगर हुकूमती इदारों में स्मगलर्स का साथ देने वाले लोगों की निशानदही ज़रूर हो और उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। तो क्या ऐसा भी आप गारंटी कर रहे हैं कि होगा? जी 100% बिल्कुल ऐसा होगा। जिस जगह पर भी, जिसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ क्रिमिनल पर्चे दर्ज किए जाएंगे और उनको इस महकमे से भी निकाला जाएगा। एट द सेम टाइम मैं बिल्कुल आपके चैनल के तवसत से तमाम अपनी विक्टिम फैमिलीज को और वो लोग जो कि इस पूरे हादसे में अपने अजीज के बारे में परेशान हैं, उनको ये बिल्कुल यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी लेवल पे अगर किसी भी महकमे का कोई भी ऑफिशियल इस घिनौने काम में मुलव्वस हुआ तो उसको उसी तरह की FIR का सामना करना पड़ेगा जिस तरह की ह्यूमन स्मगलर्स के लिए FIR। इरादे तो आपके बुलंद हैं राना साहब, यहाँ से लोगों को फ्रॉड करके बाहर भेजने वाले लोगों के खिलाफ आपने घेरा तंग भी कर लिया है, मजीद भी करेंगे। लेकिन आपको पता ही है ये नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं चलता, बैरून मुल्क भी किरदार मौजूद होते हैं, यहाँ से लोग सेटल हुए होते हैं, दीगर नेशनैलिटीज़ के लोग भी मौजूद होते हैं, दीगर सरकारी एहलकार भी मौजूद होते हैं दूसरे मुल्कों के। एक इंटरनेशनल ऑपरेशन किया जाना इंतहाई ज़रूरी है, तभी इसका खात्मा शायद मुमकिन है। इस पर गौर कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम है जो कि हमारी बॉर्डर्स के बाहर भी उस रैकेट के, उस नेटवर्क के ऑपरेटर्स मौजूद हैं। तो उस सिलसिले में हमारी जो है वो मुसलसल कम्युनिकेशन जारी है, ग्रीस के साथ भी, इटली के साथ भी और स्पेन के साथ भी। वहाँ पर हमारे FIA के लिंक ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहले से इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। तो एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो लोग वो गिरफ्तार करते हैं वो हमें उनका बताते हैं और इसी तरह से इंटरपोल के जरिए से भी जो इंफॉर्मेशन का तबादला है वो जारी है। और वी आर होपफुल कि इंटरनेशनल एक जो हमारा एक कॉपरेशन चल रही है हमारे इदारों के साथ, उसके ज़रिए से हम इन तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में और इनको बिहाइंड द बार करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो दैट वुड बी ऑसम, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली कंट्री जिसका ये एक मसला है। और खैर हमें तो बड़ी बुरी तरह इस बार नज़र भी आया है और लगा भी है, लेकिन बहुत से मुल्कों का यही मसला। ये बताएं कि पाकिस्तान में FIA की कार्रवाइयों के साथ एक गलत फहमी ये भी पैदा हो रही है कि बैरून मुल्क भिजवाने वाले सभी लोग जो हैं वो 2 नंबर हैं। अब ऐसा ऑब्वियसली नहीं है, तो सब जाली नहीं हो सकते और ना ही हैं। जाहिर है कि दिस इज़ नॉट ट्रू। FIA जाली और असली में फ़र्क कैसे कर रही है, ये ज़रा मैकेनिज़्म समझा दें। जी बिल्कुल, ये एक तासुर शायद कहीं जा रहा है। मैं बिल्कुल ये क्लियर कर दूं कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो रजिस्टर करता है जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन के कंपनीज हैं और वो वैलिड कंपनीज हैं, उनके पास लाइसेंस है। वो जो हमारी वर्क फोर्स को बाहर भिजवाने का काम करते हैं वो स्किल बेस जॉब्स होती हैं जहाँ के लिए वो इन लोगों को बाहर भिजवाते हैं। वो बिल्कुल लीगल हैं, उनके पास लाइसेंस है, वो उनको ऑपरेट करने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। और लेकिन एट द सेम टाइम जो इलीगल हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो बिल्कुल किसी भी कानून के मुताबिक नहीं चल रहे, उनके खिलाफ डेफिनेटली हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन जो लीगल काम कर रहे हैं उनके लिए हमारी प्रोटेक्शन मौजूद रहेगी। शुक्रिया आपका राना साहब। राना अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद थे, एडिशनल डायरेक्टर FIA। लेट्स सी कि अभी ट्रेजेडी पता क्या है, हमारा लैक ऑफ फेथ क्यों होता है इन मामलात में? हमारा लैक ऑफ फेथ इसलिए होता है क्योंकि हमने यही देखा है कि कोई काम शुरू होता है, उसके बाद कोई और ख़बर आ जाती है। जब मीडिया में इस मामले पे बात होना कम हो या ख़त्म हो तो कार्रवाइयाँ भी साथ में ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। अब इन मामलात में जहाँ इंसानी जान इन्वॉल्व है, और इंसानी जान क्या, ये तो एक हादसा है ना जो हो गया,
कितने पैसे इन्वॉल्व हैं इस काम में? मतलब लोग अपना ज़र ज़मीन, अपने माल मवेशी, उधार, कर्ज, क्या कुछ करके जा रहे हैं। 22-23 लाख रुपए। यहाँ तक विक्टिम्स ने कहानियाँ सुनाई हैं कि 8 लाख रुपए पहले दे दिए, 9 लाख रुपए पहले दे दिए, उसके बाद वो कहते थे कि हम जंगल में छोड़ देंगे, मार देंगे अपने घर वालों से, कहो हमें जो पाकिस्तान में हमारा एजेंट बैठा हुआ है उसे 18 लाख रुपए पहुँचाओ। एक जान से जाने वाले नौजवान का भाई ये कहानी सुना रहा था कि कहा कि जी हमारे भाई को मार देंगे, और पाकिस्तान में उसने कहा जी गुजरांवाला में फलां बैठा हुआ है तो उसको पैसे पहुंचाए। तो हमने सारे रिश्तेदारों से भीख मांग के हमने पहुंचाए वो पैसे। अगर कांटेक्ट करके मुआहदे करके बाहर जा रहे हैं तो पिछले जो छोड़ के जा रहे हैं अपने फैमिलीज को, उनके साथ फिर ऐसा होने का 100% खतरा होता है और जायज़ भी होता है, बिकॉज कितनी बार ऐसी चीज़ें हुई भी हैं। लेकिन जो जा रहे हैं उनके जो हालात होते हैं, इज़ इट इवन वर्थ? वैसे ये इतना डिबेटेबल सवाल है ना कि इज़ इट इवन वर्थ, क्योंकि इस पे हमने इतनी कहानियाँ देख ली हैं कि इधर क्या मिल रहा है उनको। बात तो सारी बॉटम लाइन इधर ही आ जाती है कि कौन अपना मुल्क छोड़े, कौन मौत के मुंह में जाए, जहाँ 50-50 चांस है कि शायद आप बचें शायद आप मर जाएं, जब हालात इतने बुरे ना हो कि आपको लिटरली धिक्का दे के बाहर भेज रहे हो कि वहीं जाके अपनी किस्मत आजमा लो, इधर तो कुछ नहीं होना। उस माइंडसेट को ज़रा इमेजिन करें कि क्या होता होगा। हमें स्मगलर्स पकड़ना और ये सारा, अब्दुल्ला, दैट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी बिग थिंग जो कि करना ही करना है, लेकिन हमें वो बेस जो है, वो रूट कॉज ऑफ वाई पीपल आर फ्लीइंग, उसको एड्रेस करने की भी साथ साथ साइमल्टेनियसली बहुत ज़रूरत है। कि लिटरली ये वो मामला है जिस पे नेशनल एक्शन प्लान बनना चाहिए, होना चाहिए 100%, कि हम किस तरह, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, नौजवानों की करोड़ों हमारे नौजवान सबसे ज़्यादा है ना परसेंटेज। सो हमारे नौजवानों की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम इनको इतना प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और इनसे इतना ज़रा मुबादला कमा सकते हैं, इनको स्किल्ड लेबर के तौर पर दुनिया भी भेज सकते हैं, हम इनको यहाँ पर कारोबार करने के मौके फराहम कर सकते हैं, लेकिन कैसे और कब? कल हमारे शो पे ही करियर काउंसलर आबदी साहब जो हमारे शो का हिस्सा हैं, वो भी बता रहे थे कि किस तरह आप रिसर्च करें कि जिसके हाथे आप चढ़ गए हैं ना वो कितना ऑथेंटिक है। थोड़ी सी अकल चाहिए ये करने के लिए, और जब जान की बाजी लग रही हो ना तो अंधा हो के किसी पे ना एतबार करें। जब आपका एक होती है गट फीलिंग, आपको बता रही है कि ये मुझसे पैसे बटोर रहा है, ये क्या तरीक़ेकार है, थोड़ी सी रिसर्च करें, क्योंकि लीगल तरीके भी हैं जाने के। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आपकी अपनी पढ़ाई क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल ऐसी है तो आप अच्छे तरीके से भी जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, या फिर अपने आप को इक्विप कर सकते हैं, उस लेवल तक लेके जा सकते हैं। पैसे आपके कोई कम लग रहे हैं उस तरह जाने में, शायद इलीगल जाने में ज़्यादा ही लग रहे हैं और लीगल जाने में कम ही लगेंगे। हम हिम्मत मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, नौजवानों को सर्टनली इनकरेज करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ हैं नौजवान, बंच ऑफ यंग पीपल जिनसे हम बड़ा इनकरेज हो सकते हैं, और वो हैं हमारे वो बच्चे जो स्पेशल वर्ल्ड ओलंपिक्स में गए हुए हैं बर्लिन, और पाकिस्तान ने सोने के 2 और चांदी का 1 मेडल जीत लिया है। कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। उस्मान कमर ने 5 किलोमीटर साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ज़बरदस्त उस्मान, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, आपके ट्रेनर्स को, कोच को, स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो। और मेंस जैवलिन थ्रो में कौन जीता है हुमा? जी, मेंस जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान के उमैर खयानी ने सोने का तमगा अपने नाम किया है। ये कोई आसान गेम्स नहीं है, पूरी दुनिया से स्पेशल एथलीट्स जो हैं बर्लिन पहुंचे हुए हैं। मुकाबला सख्त है, लेकिन इन्होंने अब्दुल्ला और मुझे चांस मिला, हम सारे बच्चों के साथ इंटरैक्ट किया। जब ये जा रहे थे तो हमने इनको फेयरवेल करने, एक तकरीब थी, हम वहाँ भी पहुँचे। क्या जज्बा था इन बच्चों का, और हमें इनको मिल के यकीन था कि ये जीत के आएंगे। सोने के तमगे भी होंगे, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सब कुछ होगा। और माशाल्लाह ये अभी तो गेम स्टार्ट हुई हैं तो ये धड़धड़ ये भी स्टार्ट हो गए। विमेंस जैवलिन थ्रो में उमैमा इफ्तिखार ने चांदी का तमगा जो है वो हासिल किया है। वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि जब ये मेडल्स जीतेंगे, जो इनकी कामयाबियां होंगी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। पता है, ये पूरी टीम, इनको देख के आप बता रही हैं ना, हम इनको बेसिकली यहाँ से सी ऑफ करने गए थे। सो हमें बड़ा ही एक डिफरेंट फीलिंग थी। एक तो ये बच्चे, फिर इनके साथ जो इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के करता धरता, एंड इवन इनके एम्बेसडर सरवत गिलानी एंड फैसल कबाड़ी एंड एवरीबॉडी, दे वर सो फुल ऑफ, एक तो प्राइड फॉर देम, दे वर सो एक्साइटेड, लिटरली एक्साइटमेंट
ऐसी थी जैसे हम खुद खेलों में शायद अपने बच्चों के लिए भी इंसान को कभी ऐसे एक्साइटमेंट नहीं होती जैसे वहाँ पे मौजूद बड़ों को इन बच्चों के लिए थी और हमें भी थी। सो इन बच्चों की कामयाबियां हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप ये मुकाबले ऑनलाइन लाइव भी देख सकते हैं। दिस इज लाइक प्रॉपर ओलंपिक्स चल रहे हैं। या ओलंपिक्स विलेज में रह रहे हैं बर्लिन में। पूरी दुनिया से एथलीट्स जो हैं, स्पोर्ट्स पर्संस जो हैं, ये ओपनिंग सेरेमनी में जरा माशाल्लाह देखें हमारे जो यंगस्टर्स गए हुए हैं इन देयर ट्रेडिशनल गियर। एक्साइटमेंट देखें, मतलब ये देख के लगता है कि ये जीत चुके हैं। और ऑनेस्टली वहाँ पहुँच जाना, क्वालिफाई कर लेना, ये भी एक जीत से कम बात नहीं है। और अगर आप इन स्पेशल बच्चों की पर्सनल कहानियाँ सुने तो आपके इधर भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे किन किन हालात से निकल के ये यहाँ तक पहुँचे। बच्ची है जिससे हम मिले वहाँ पे, आप तकरीब भी देखें। ये जो शी वाज वन ऑफ द ये बेयरर्स ऑफ द टॉर्च। 7 बच्चों को दुनिया की टीमों से पिक किया गया, उनमें से एक पाकिस्तानी यही लड़की जो शी वाज द बेयरर ऑफ द टॉर्च, ये जंजीरों में जकड़ी हुई थी अपने गाँव में। आप अंदाज़ा लगाइए। इसको फिर वहाँ से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू क्या किया गया और वहाँ से इसे निकाला गया और उसके बाद इसको एक सिस्टम में लाया गया, इसको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी गई और आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ओलंपिक्स के लिए मशल पकड़े, मशल थामे आगे बढ़ रही है। इस तरह लोगों की जिंदगियां तब्दील की जा सकती हैं। कम कीमत में खूबसूरत जानवर की तलाश, जानवर की तलाश, हर घर का यही है सीन। जानवर वैसे टिकटॉक जिसमें बहुत एक्साइटेड था बच्चा जो कि अपने लिए जानवर ढूंढ रहा था, तो जानवर को जानवर क्यों बना दिया था उसने? हाँ, बस अब यही कह रहे थे कि बेटा ज़रा, आई एम श्योर आप गए होगे, किसी ने ठीक कराने की कोशिश की होगी, तो ये जानवर होता है। वैसे या शायद वो जिसको ढूंढ रहा था वो जानवर ही था। जानवर तस्दीक कर देनी चाहिए। सो इतनी बेसिक उर्दू तो सभी को आनी चाहिए। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भाव ताव शुरू हो गए हैं और लाखों वाला मामला है, हजारों वाली बात अब नहीं रही। अब बात को इधर ही खत्म कर देते हैं क्योंकि जहाँ लाखों में आ जाना तो वहाँ हमारा क्या काम। हाँ, हम तो नहीं जा सकते। तो और करोड़ों के जानवर भी हैं बाज़ जो तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। हम पहलवानों के शहर जाएंगे सबसे पहले, जहाँ के जानवर भी भारी भरकम होने चाहिए क्योंकि खुराक भी आपको पता है ना, माशाल्लाह खुश खुराक होते हैं गुजरावाला के बासी। और गुजरावाला से हमें अपडेट कर रहे हैं हमारे साथी हैं राना अंसर। जी, गुजरावाला में भी ज़िला इंतज़ामिया की जानब से 14 मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं। अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ शहरों से कुर्बानी के जानवर यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अगर जानवरों की कीमतों की बात की जाए तो पिछले साल की निस्बत इस बार जानवरों की कीमतें 2 गुना हो चुकी हैं। जो 30 से 40 किलो का जो बकरा है, जो पिछले साल 40 से 50 हज़ार रुपये मिल जाता था, अब उसकी व्यापारी कीमत 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। इसी तरह जो 3 से 4 मन का बैल है, उसकी कीमत इस बार 3 लाख से 4 लाख के दरमियान मांगी जा रही है। इसी तरह जो तगड़ा ऊंट है वो 8 से 9 लाख के दरमियान हो चुके हैं। हमने शहर की मुख्तलिफ मवेशी मंडियां विजिट की तो यहाँ पर हमें गाहक तो 1-2 ही दिखाई दे रहे हैं और जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने के बाद जो है गाहक हमें काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। 90,000 मांगता था, 70 का लिया। पिछले साल 40 के 2 लिए थे, एवरी 1 मिला 70 का। जी, व्यापारी भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पिछले साल गंदम जो चाह रही है इसको 2200 में, ऐत की चाह रही है 5500 में। अच्छा, जो सूड़ी है इसकी खुराक है वो पिछले साल चाह रही है 2400 रुपये माण, ऐत का चाह रही है 4500 रुपये माण। पिछले साल गड्डी का किराया लगा है हमारा 1.5 लाख, ऐत की लगा 2,60,000। वो खर्चा सब इसके पे। जंतर पिछले साल चाह रहा 200 में, अभी चाह रहे हैं 1200 में। अजी, जैसा कि आपने व्यापारी की बात सुनी, उसका कहना है कि पिछले साल की निस्बत जो चारे और दीगर अशिया की कीमतें और किराया वो डबल हो चुका है। भाई ये तो उस्मान खलील है, क्यों? वो चलो कोई नहीं, हमें लग रहा था राना अंसर है, लेकिन ये अल्टीमेटली उस्मान खलील निकले। अब फॉर श्योर नदीम कौसरी हमें बता रहे हैं अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन कोयटा। कोयटा में तकरीबन 20 मकामात पर जो है मवेशी मंडी लगाई गई हैं। जो मवेशी मंडी यहाँ लगाई गई हैं उनमें जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि जो ग्राहक हैं वो सिर्फ आ रहे हैं, देख रहे हैं, इनके रेट्स मालूम कर रहे हैं और ज़्यादातर ख़रीदारी बहुत कम हो रही है। और ये जो यहाँ सूरत हाल ये है कि जो गाय और भैंसें हैं वो उनकी कीमतें जो हैं तकरीबन 1,10,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक हैं। और इसके अलावा जो बकरे हैं वो उनकी कीमतें जो हैं वो 40,000 से लेकर 70,000, 80,000, इससे भी मज़ीद ज़्यादा हैं। और यहाँ दुम्बे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाते हैं कि ईद की कुर्बानी पर
लोग कुर्बान करने के लिए। तो जो दुम्बे हैं उनकी कीमतें तकरीबन 30,000 से 60,000 तक बताई जा रही हैं। जो गुज़िश्ता साल था उसकी निस्बत जो है ये कीमतें तकरीबन 30 से 50% तक इनमें इजाफा नज़र आ रहा है। अभी हमारे साथ एक यहाँ ग्राहक मौजूद हैं जो यहाँ देखने आए हैं कि यहाँ मवेशी मंडी में क्या सूरत है, हम उनसे बात करते हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा बहुत रश बहुत कम नज़र आ रहा है और महंगी भी बहुत ज़्यादा बता रहे दाम वगैरह जो है ना। आपने ये बात सुनी हमारे यहाँ ग्राहक की कि यहाँ जो है रेट हैं वो भी तकरीबन यहाँ जो है पिछले साल की निस्बत 30 से 50% इनमें इजाफा हुआ है। वेरी नाइस नदीम कौसर, यू लुक वेरी वेल ड्रेस्ड टू बी इन अ मंडी दो। Now what about the जानवर्स behind him? उनके बारे में तो आपने कुछ जिक्र ही नहीं किया। वो जानवरों को ही तो देखना था हमने। जानवर भाई ऐसे कोई गलती नहीं हमें करनी चाहिए, कहीं कोई समझ ही ना बैठे। हमने बता दिया, people understand, our viewers understand our jokes, hopefully। अच्छा ओके, ये भी हो गया। अभी कहीं और की मंडी नहीं जाना? नहीं अभी नहीं जाना, वो बाद में बताएंगे ना। लेकिन अब ऐसी खबर जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। आई वॉन्ट पाकिस्तान टू विन एवरीवेयर एंड स्पेशली नॉट लूज टू इंडिया, जो कि हो गया है, तो लिहाजा ये जरा हमारे साथ। अच्छा जी, सैफ कप फुटबॉल में भारत ने पाकिस्तान को 4 गोल से हरा दिया और इंडिया पहुंचने के सिर्फ 12 घंटों के अंदर पाकिस्तान टीम को होम टीम से मुकाबला करना पड़ा, विच इज़ अ बिट अनफेयर के मतलब कोई रेस्ट नहीं, सफ़र की थकावट और वो काफ़ी कुछ होता है बगैर प्रैक्टिस। नहीं प्रैक्टिस होमा 12 विदिन 12 आवर्स, किसी ने तो खेलना, यू हैव जस्ट अराइव्ड एंड उसके बाद ये मैच हो गया। खैर कौमी खिलाड़ियों ने मैच में अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। मैच में भारतीय कोच को रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया और बेंच से हटा दिया। पाक भारत मुकाबला पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया गया। सो या दे लॉस्ट द मैच। तो स्टेडियम काफ़ी भरा हुआ था वैसे। पाक इंडिया का लुक एट दिस। बात ये मैच स्पोर्ट कोई भी हो, जब पाकिस्तान इंडिया होते हैं ना मद्दे मुकाबिल, तो फिर तो भरते ही हैं स्टेडियम्स। अच्छा बीच में कुछ पिछले 1-2 सालों में कबड्डी को रिवाइव करने का बड़ा ट्रेंड चला था और वो सारे हो रहे थे और आपको पता है पाक भारत कबड्डी टाकरे भी बड़े ज़बरदस्त होते थे। The other day I saw sport, पहलवानों की कुश्तियां। the other day I saw sport on TV, हमारे ही किसी चैनल पे था, जो कि थप्पड़ कबड्डी था। हाँ था मेरा ख्याल है। I saw it. थप्पड़ मार रहे थे एक दूसरे को। ये स्पोर्ट है। क्यों? होता कोई। You know what? We are going to show it to you. And you know आज के स्टार्स हमारे दिखाएंगे ताकि आपको ये पता चले मजाक नहीं हो रहा, असल में था। आज के स्टार्स हमारे क्रिकेटर्स हैं, गए वक्तों में पहलवान एक्चुअली स्टार स्टेटस एंजॉय किया करते थे। अच्छा जी, आलमी मालियाती निज़ाम की बड़ी खबर ब्रेटन वुड्स ट्रीटी को बदलने की भी है और फ्रांस में हो रही है, इसका नाम है जी समिट फॉर अ न्यू ग्लोबल पैक्ट। और 300 से ज़ायद मुल्कों के सरबराहान, आलमी इदारे और सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी पहुँच रही है वहाँ, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ होने क्या जा रहा है एग्जैक्टली? हु बेटर टू टेल अस देन रियाज एंडी। ये वहाँ है या यहाँ? बता रहे हैं ना। अच्छा। पहले आप देख तो लें, यहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर कायदे आज़म की तकरीर का एक हिस्सा आलमी मालियाती निज़ाम पर भी है। कायद इसे फ़रेब का, तफरीक का, जंग कराने वाला निज़ाम कहते हैं और कहते हैं कि अगर मगरिब इससे निकल आए तो एक मौजज़ा होगा, और वो नहीं निकल पा रहा। इसलिए फ़्रांस के अंदर मिल रहा है 22 और 23 जून को अपने आलमी मालियाती निज़ाम को बदलने के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि आलमी निज़ाम इंसानियत की बका के लिए ख़तरा है। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस क्लाइमेट, सेहत आमा के आलमी नौइयत के हैं। मालियाती इदारों को ये हकीकत कर्ज देते हुए खातिर में रखनी चाहिए। लेकिन दुनिया का मालियाती निज़ाम है क्या? इस निज़ाम की बुनियाद दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने ब्रेटन वुड मुआहदे की सूरत में रखी। वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO बनाकर दुनिया को एक निज़ाम दिया गया। डॉलर की कीमत सोने के साथ मुकर्रर करके अदायगी के निज़ाम की करेंसी बनाई। निज़ाम चलने लगा तो सोना रखकर नोट छापने की शर्त ख़त्म कर दी। शर्त ख़त्म करने के 50 सालों में दुनिया ने कई बहरान देखे। पैसा देकर नमू बढ़ाई थी, उससे महंगाई हुई, तो उसे कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट बढ़ा रहे हैं। पॉलिसी रेट बढ़ाया है तो उसने ग्रोथ को मार दिया है, और ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रहा है। ये पूरे दुनिया की कहानी है।
यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की प्रोफेसर मारियाना माजुकाटो कहती हैं कि निज़ाम बहुत अच्छी कोशिश थी, लेकिन अब ये मजीद नहीं चलाया जा सकता। बारबेडस की वज़ीर आज़म और वर्ल्ड बैंक की गवर्नर मियां मोटली ने इसीलिए अमीर और कम अमीर मुल्कों के दरमियान नए इत्तेफाक की तजवीज़ दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कौमों के ताउन की समिट नया रोड मैप वज़ा करने के लिए बुलाई है। दुनिया की 300 से ज़ायद अहम तरीन शख्सियात फ्रांस समिट पर मिलेंगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। समिट पर 50 से ज़ायद मुख्तलिफ नौइयत की तकारीब होंगी। 6 राउंड टेबल्स होंगे, जिसमें से एक डेट एंड SDR चैनलिंग पर भी होगा। हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाएं, इसका तयन होगा। मियां मोटली चाहती हैं कि कर्ज के कारोबार को नई शक्ल दी जाए। एक कहने वाले का मगर कहना है कि असल मसला तो कर्ज है। तरक्की पजीर मुल्कों के बजट का तकरीबन आधा सूद खा जाता है, हमारा भी खाने लगा है, और उससे आई सख्ती मुल्क में हर शख्स महसूस कर रहा है। ओंटारियो गुतेरेस समझते हैं कि 2030 के मकासद हासिल करने हैं तो आलमी मालियाती निज़ाम दुरुस्त करना होगा। शमूलियत से तरक्की करने के लिए मार्केट फिक्स करने वाला नहीं, मार्केट बनाने वाला निज़ाम देना होगा। प्रोफेसर माज़ुकाटो भी शराकत के निज़ाम का प्रचार कर रही हैं। आदात खंगालती 2 पाकिस्तानियों की किताब हाउस ऑफ डेड का भी यही निचोड़ है। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। That's such a great report, Riaz. Thank you so much. लेकिन ये जो गैजेट आपने दिखाया ना, जिसमें इन्फ्लेशन 2% और राइट साइड पे कुछ 8% का पैमाना था। नहीं, मतलब वो पैमाना ही नहीं है जिस पे हमारी इन्फ्लेशन है। मेरे ख्याल है चार्ट वार्ट दोबारा बनाने चाहिए। 39%, 41%, उसको बहुत आगे ले जाए। हाँ, उसको तो बहुत ऊपर लेके जाए। 2% होती तो हम नाच रहे होते हैं इस वक्त, तो हमारी तो पता नहीं कोई 42% की बातें हो रही हैं। इट्स नॉट करेक्ट। अच्छा जी, खेल, सियासत, मईशत, मीडिया, बैंकिंग समेत बहुत से आप स्पोर्ट्स, बहुत सी चीज़ें, खैर खेल हमने कह ही दी है। तो वैसे तो पाकिस्तानी ख़वातीन हर शोबे में अपना नाम बनाती नज़र आ रही हैं और हम इस पर बहुत खुश होते हैं, इसको प्रमोट भी करते हैं। लेकिन आपको हैरत होगी या शायद ना हो कि बतौर माशरा ऐसी ख़वातीन की तादाद जो है पाकिस्तान में आटे में नमक के बराबर है, ड्रॉप इन द ओशन। वो भी नहीं है सर। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बता रही है कि बता दें आपको, बाख्तियार बनाने समेत ख़वातीन जो है और उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके देने में हम दुनिया से पीछे ही नहीं, बहुत पीछे हैं, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा पीछे हैं। और हमारे यहाँ ख़वातीन से इम्तियाजी सलूक का आलम यह है कि सिनफी मुसावात की शरह जो है वो है 57.5%, जो कि 2006 के बाद सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक सिनफी मसावात की आलमी फहरिस्त में 146 ममालिक में पाकिस्तान 142वें नंबर पर आता है, यानी ईरान, अलजायर, चाड और अफ़गानिस्तान में हम सबसे पीछे हैं। 2022 में तो खैर पाकिस्तान 146 में से 145वें नंबर पर आया था। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के मामले में माशरती सतह पर सोच को बदलना होगा, साथ ही हुकूमती सतह पर इसके लिए खुसूसी कोशिशें भी करना पड़ेंगी। हम इस पर बात, वैसे हमारे अफ़गानिस्तान से भी गए गुजरे हालात कैसे हो सकते हैं? आई डाउट इट। नहीं, अफगानिस्तान से अफगानिस्तान ही हमारे बाद है, अफगानिस्तान ही हमारे बाद है और बाकी पूरी दुनिया से हम पीछे हैं। हाँ, यस, मतलब 146 मतलब हमारा। अच्छा, हम ज़रा इस पर मज़ीद रोशनी डालते हैं और हम ज़रा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बर अमूर नौजवानान शज़ा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया शज़ा, आपने वक्त दिया। शज़ा, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान में ख़वातीन और मर्दों को किसी भी शोबे में बराबरी नहीं मिल रही है, जेंडर पैरिटी इंतहा पर है, ताहाल हम इसमें बहुत पीछे हैं। आप लोगों के फैक्ट्स और आप लोगों की ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं इस बारे में? इसमें कुछ हमारी सोसाइटल, कुछ एजुकेशन की आप कह लें कमी, तालीम की कमी, कुछ मेरे ख्याल से कि जो मैं कहूँगी कि जो मिसयूज़ है रिलीजन का, हमारा जो मज़हब है इस्लाम है, वो औरत को बहुत आला दर्जा देता है और आज से 1400 साल पहले से वो ये दर्जा देता आ रहा है। जिन राइट्स की हम आज बात करते हैं वो इस्लाम ने बहुत पहले एक खातून को दी। उसमें पढ़ाई की बात आई, तालीम की बात आई, कहा गया कि पहली दर्सगाह बच्चे की जो है वो माँ होती है, तो माँ की तालीम बहुत ज़रूरी है। फिर जब नौकरी की बात आई कि आपने कहीं जाके काम करना है, ज़रिया माश अपना बनाना है,
तो उसकी खुल्लम खुल्ला इजाज़त दी गई, कुछ हदूद में रह के मगर इजाज़त दी गई। और इस हद तक कहा गया कि औरत की कमाई पे सिर्फ औरत का हक है। और आज हम लोगों से सुनते हैं, कोई कहता है औरत की कमाई में बरकत नहीं है, कोई कुछ कहता है। मजहब को इस्तेमाल करके हमारे मुल्क में बड़ी, मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँगी कि ख़वातीन जो हैं उनको, उनके रोल को जो है वो दबाया गया। और ये फिर मैं इस बात पे जब मैं सोचूं तो मैं ये भी कहूँगी कि खाली हमारे मुल्क का मसला नहीं है। जेंडर पैरिटी आप देख लें, आप जेंडर पे गैप देख लें, आप जेंडर डिजिटल डिवाइड देख लें, आप जेंडर न्यूट्रिशनल स्टेटिस्टिक्स देख लें, आप ग्लोबल सीईओज की लिस्ट देख लें, आप ग्लोबली ख़वातीन कितनी पार्लियामेंट्स में रिप्रेजेंट करती हैं उसको देख लें। तो ये एक पेट्रियार्की जो है, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो है, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। चीज़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें एक तरफ भी रख दें, ये जो मिस यूज़ ऑफ रिलीजन हमारे मुल्क में हो रहा है अगेंस्ट वेमेन, वो 50% तो मेरा ख्याल है ये रीजनिंग इसी वजह से हो जाती है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो आगे नहीं आती। एंड ऑफ कोर्स देन एजुकेशन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये बताएं कि माशरती तब्दीली और ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन हुकूमत का भी काम होता है, उनका एक रोल होता है। मौजूदा हुकूमत नौजवानों के लिए बड़े मंसूबे लाई, लेकिन ख़वातीन को सिस्टम में बराबर का शराकतदार बनाने के लिए ख़ुसूसी तौर पर कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ ऐसा है जो ज़रा हमारी आंखों से ओझल हो गया हो, बताइए। आप शेयर कर दें। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत की और नौजवानों की प्रोग्राम के ताल्लुक है, हमने हर प्रोग्राम में, कल भी अगर परसों आपने देखा हो नेशनल इनोवेशन अवार्ड हुआ, उसमें ख़वातीन की बिल्कुल बराबर जो है वो उन्होंने अवार्ड्स जीते। जहाँ पे आप उनको इक्वल प्लेटफॉर्म देंगे, जहाँ पे आप उनको बराबर का मौका देंगे, वहाँ पे वो मर्दों के शाना बशाना आपको नजर आएंगी। हमारा चाहे बिजनेस लोन्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हमारी 12 स्पोर्ट्स हैं। हम हर स्पोर्ट में जो है, हर खेल में जितने फंडिंग ख़वातीन के मर्दों के लिए है, उतनी ही फंडिंग ख़वातीन के लिए। बिजनेस लोन्स में हमने ख़ास तौर पे एक अवेयरनेस कैंपेन ख़वातीन के लिए चलवाई कि फॉर्म कैसे फिल करना है। हमने अक्सर देखा बैंक्स ने कहा कि उनके नाम पे सिम नहीं होती तो उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, फ़ोन की जो सिम होती है। इसी तरह छोटे छोटे मसाइल होते हैं उनकी एप्लीकेशन में। तो बिजनेस लोन्स का जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का प्रोग्राम है, उन्होंने बड़ी ख़ास हिदायत दी हुई है कि ख़वातीन के हवाले से, बल्कि इवन माइनॉरिटीज़ के हवाले से, आपकी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एथनिक है, उसके हवाले से हमने हर सूरत बराबरी रखनी है। जो वज़ीर आज़म साहब ने अभी जो बजट आजकल पास हो रहा है, उसमें 5 अरब रुपए जो हैं वो सिर्फ ख़वातीन की डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए रखे हैं, उनके हकूक़ के लिए रखे हैं। और उसके अलावा जितनी ट्रेनिंग्स हैं उसके पैसे रखे गए, आईटी के रखे गए, एंडाउमेंट के रखे गए, स्किल्स के रखे गए, वो सारे में ख़वातीन तो वैसे ही मौजूद हैं, उसमें भी कोटाज हैं। ऑल राइट, शाह साहब ये भी बता दीजिए कि ख़वातीन को फ़ाल करने में सबसे मुताल्लिक बहुत से मामलात पर वैसे तो बहस होती है, लेकिन ये नुक्ता भी सामने आता है कि सिर्फ निचले तबके में नहीं, मिडिल क्लास वगैरह में भी इश्यूज़ हैं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। लड़कियाँ पढ़ लिख कर शादी के बाद घर बैठ जाती हैं, डॉक्टर लड़कियाँ, इंजीनियर लड़कियाँ घर बैठ जाती हैं। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? कोई कैंपेन कर सकते हैं इस ट्रेंड को, इस जहनीत को बदलने के लिए? हमें भी कुछ करना चाहिए, आपके जहन में बताइए, क्या कोई आइडिया है? देखिए, ये हमें काफ़ी इशू आ रहा है और बात ये है कि ख़वातीन क्योंकि बहुत ज़हीन हैं और जैसे जैसे मैं तो देखती हूँ कि वक्त आगे बढ़ा है, जो अगर आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की एंट्रेंस देख लें, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की एंट्रेंस देख लें, तो ख़वातीन की शरह बढ़ती जा रही है। अब जब वो पढ़ जाती हैं, और ये ज़्यादातर जो खासतौर पर जो पब्लिक सेक्टर की सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये बड़ा सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है। अब ये जब गवर्नमेंट भी इनके ऊपर ये इन्वेस्ट करती है, तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारी ये जो बच्चियाँ हैं, जो तालीम याफ्ता हैं, ये किसी ना किसी भी तरीके से वापस इकॉनमी का हिस्सा बने, मईशत का, मुल्की मईशत का हिस्सा बने। अब इसके लिए आपको फिर इनके देखिए कुछ सोशल कंस्ट्रेंट्स, कुछ कल्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं। एक तो हमने फैमिलीज का माइंडसेट चेंज करना है। जब आप ख़वातीन की बात करते हैं तो मैं मर्दों से एड्रेस करती हूँ, मैं मर्दों से बात करना चाहती हूँ कि इनके घरों के जो मर्द हैं
चाहे वो उनके भाई हैं, चाहे वो उनके वालिद हैं, चाहे उनके बेटे हैं, या वो उनके जो इनके हस्बैंड्स हैं। इनके लिए ज़रूरी है ये समझना कि जब तक इनके घर की ख़वातीन, पाकिस्तान का 52% जो पॉपुलेशन आबादी है वो बाहर निकल के इस मुल्क की मईशत का हिस्सा नहीं बनेगी, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अभी शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बजट रखा है, उसमें हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो बड़े पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी दफातर हैं, उसके अंदर हम डे केयर सेंटर्स कायम करें। जब वर्क प्लेस पे वो जाती हैं तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे उनके पास एक फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए जहाँ पे उनके बच्चे, उनको तसल्ली हो कि उनके पास उनके बच्चे एक अच्छे माहौल में रह रहे हैं। अभी जो हमने बिल पास किया है हमारी कोalition गवर्नमेंट ने, एनी मरी साहिबा का सेनेटर का बिल था कि मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव जो है पेड, वो दोनों जो हैं वो कानूनी बना दी गई हैं। अब इसमें हमें कभी कभी मजाक में ही ये खदशात आते हैं ख़वातीन के कि आपने वालिद को छुट्टी तो दे दी है, मगर अक्सर वालिद जो हैं वो हमारे ऊपर मजीद बल्कि बोझ बन के बैठ जाते हैं। तो जहाँ बच्चों का ख्याल रखते हैं वहाँ हमें उनके वालिद का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये जो एक अवेयरनेस है और ये जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पेरेंटहुड का, उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। जब हम शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की लेंगे तो आप देखेंगे कि जो ख़वातीन हैं वो घरों से निकल के उनके लिए काम करना मुश्किल नहीं होगा। शिज़ा, बड़ी अच्छी तरह वैसे आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया शिज़ा फातिमा ख्वाजा, वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवान। बात यह है कि ये कहना कितना आसान है ना कि हमारे मर्द जो हैं, जो कि हर फैमिली में वही डिसीजन मेकर्स होते हैं कि उनके घर की बच्चियां, ख़वातीन, बहनें, बीवी ये क्या करेंगी। तो प्लीज़ चेंज योर माइंडसेट। ये किस तरह होगा, ये बड़ा मुश्किल है। जितने भी प्लान बना लो, जितनी तादाद में हमारी जो पॉपुलेशन है, कैन यू इमेजिन ओवरकमिंग दिस? वैसे बहुत कैसे है, खाली करके ना दिमाग को दोबारा से भरना पड़ेगा फॉर दिस माइंडसेट टू क्लियर आउट कि क्यों इतने थ्रेटेंड फील करते हैं और उस अपनी बच्चियों को सेव करने में, सिक्योर करने में, एक प्रोटेक्शन देने की आड़ में कुछ ना करने दो। आप मेजॉरिटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसी ही है कि मर्द ही घर के डिसीजन लेते हैं। बट आई हैव सीन फैमिलीज जहाँ पे ख़वातीन ही सिर्फ डिसीजन ले रही होती हैं और मर्द सॉरी कि उस घर में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते। मेरा ख्याल है कि बैलेंस होना चाहिए। एवरीबडी कमाना इन द फैमिली शुड हैव अ से एंड अगर एक बच्चे के बारे में फैसला करना चाहिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बाप फैसला कर दे। उस बच्चे को ऑन बोर्ड लेके माँ बाप को मिल के एक फैसला करना चाहिए। वो भी हो गया भाई, लड़कियों को काम करने दें, पहले तो तालीम हासिल करने दें। अब 10 में से या 100 में से 2-4 तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ बन जाएंगी। एक प्रेसिडेंट सेट होगा, उनकी तरफ लोग देखेंगे और बच्चियाँ देखेंगी। मेक इट द राइट चॉइस, मेक इट अ गुड थिंग टू डू। हमारे जो लीडर हैं ना, जिनकी हर बात पे लोग जो है मानते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और दिन है तो रात कहते हैं, को दिन है तो रात है, व्हाटएवर इट इज़। अपनी बच्चियों को आप लोग निकालें घरों से, उनको रोल मॉडल्स बनाएं ताकि आपके फॉलोअर्स देखें कि देखें हमारे लीडर की बच्चियां जो हैं वो काम कर रही हैं और क्या क्या कर रही हैं। देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम। अब्दुल्ला, ये बातों से बात नहीं बढ़ेगी, हमें दिखाना पड़ेगा। हम माँ बाप की बात कर रहे हैं, माँ बाप अगर करा भी देते हैं टाइम्स तो फिर उन बच्चियों की टाइम्स शादियाँ ऐसे घरों में हो जाती हैं जहाँ उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। बहुत से घरों में मिलता भी है सपोर्ट सिस्टम, शौहर भी अच्छे होते हैं। बहुत से घरों में लड़कियाँ अपने माँ बाप के घर में कुछ नहीं कर सकती और आगे जाकर ससुराल में जाके उन्हें सपोर्ट मिलती है और वो बहुत कुछ कर जाती हैं। सो या डिफरेंट केसेस हैं। एंड डोंट फील थ्रेटेंड प्लीज। एट द एंड ऑफ द डे मतलब वो खुशहाली जो आएगी, वो बरकत जो होगी, वो पूरे घर को ही मिलेगी ना उससे। ये कैसे चेंज होगा? ये मुझे तो हम शिज़ा से बड़ी अच्छी बातें हुई लेकिन कुछ होता खास भाई। हमारे घर में तो ख़वातीन की बड़ी से है, हमारी तो मवेशी मंडी भी हमारी अम्मी साथ जाती हैं, हमारी हाँ, फिर वो भी दुनिया जो जानवर को जनावर कह रहे हैं अभी तक। सो प्लीज, वी हैव सच अ ह्यूज डिवाइड, We need to overcome this. भाई हम तो गाय नहीं ले सकते, बकरा नहीं ले सकते अपनी बेगम की मर्जी के बगैर। So yeah. अब्दुल्ला, वो तो फिर मतलब लिटरली स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू अब्दुल्ला's household है। सब जली तरीन चारसद्दा में हमें बताएंगे, लेकिन चारसद्दा में आई डाउट आपको कोई औरत नजर आएगी मवेशी मंडी में, मुश्किल है। सब जली तरीन हमें बता रहे हैं कि वहाँ क्या भाव ताव चल रहे हैं। जी
बिल्कुल शदीद गर्मी की वजह से ज़िला चारसदा में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की फ़रोख्त में उसमें मंदी का रुझान है। ज़्यादातर लोग गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से व्यापारी जो है वो भी परेशान है, उसके जानवर नहीं बिक रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ज़िला चारसदा में ईद के लिए जो बड़ी मंडी लगती है, मंडी मुआयशा, वो अभी तक नहीं लगी। अगर हम बात करें तो व्यापारियों ने अपने ढेरों पर, अपने घरों पर, बड़े कस्बों पर और बाज़ारों में मुख्तलिफ मुकामात जो कुल मुकामात हैं वहाँ पर उन्होंने अपने जानवर रखे हुए हैं, जहाँ पर शहरी अपने पसंद के जानवर खरीद रहे हैं। इस वक्त जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर जानवर जो है वो तोल के हिसाब से बिक रहे हैं। यहाँ पर जो व्यापारी है उन्होंने भैंस जो है वो 490 रुपये किलो और गाय जो है 540 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से वो दे रहे हैं। यहाँ पर इनके लिए बाकायदा एक कांटा लगाया हुआ है जहाँ पर जानवर को तोला जाता है और उस हिसाब से व्यापारी अपनी जो है वो रकम वसूल करते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं और वो तोल के हिसाब से जानवर ख़रीदते हैं तो वो अपनी पसंद के जानवर को यहाँ तोलते हैं और फिर वज़न के हिसाब से वो व्यापारी को रकम अदा करते हैं। जी, गर्मी कितनी है, हालत खराब हुई है भाई। आप तो जाके किसी पंखे में बैठे, तो आप पानी पिए, हमें ब्रेक लेनी है। बहुत बुरा हाल है। अच्छा, बाय द वे जल्दी से बता दें कि जनावर जो है वो हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब जानवर ही है। बिल्कुल, और पुरानी उर्दू में ये लफ्ज़ जो है वो काफ़ी इस्तेमाल होता था। जैसे कि किसी ने, माजिद थैंक यू सो मच, ने एक मुहावरा भी भेज दिया, एक जनावर असली जिसकी ना कोई हड्डी ना कोई पसली। ये एक होता था व्हाटएवर। सो ओके फाइन, सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ जनाब। ऑब्सोलीट हो गया इसका मतलब है, मतलब इट्स नॉट नाउ इतने लैंग्वेज में यूज नहीं होता, लेकिन अब तो उर्दू में इसे जानवर ही लिखा और बोला जाता है, तो इट्स गुड कि आप जानवर ही। देखिए, वी वर सॉर्ट ऑफ लाफिंग एट द जनावर बिट ना, वी विल स्टिल लाफ। अगर आपके पास ऑप्शन होती तो आपने नाम में क्या ऐड करती? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एमए में जैसा जो स्पोर्ट है ना वो शायद मैं बिल्कुल ना कर पाती। लेकिन आज हमने जिससे आपकी मुलाकात करवानी है वो एमए में चैम्पियन है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स दुनिया में तेज़ी से मकबूल होता खेल है और दुनिया भर में इसके मुकाबले होते हैं, और जब हम देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि किसी का इंटरेस्ट कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। और क्यों वैसे आप हैरान होती हैं? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ, नहीं, आपको नहीं हैरान होना चाहिए। इट लुक्स लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस। पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है इसमें सामने आता रहा है, आपको पता ही है। बहुत से आलमी टाइटल जीते जा चुके हैं और इसमें एक बहुत हौसला अफजा बात यह है कि ख़वातीन इस मुश्किल खेल में अपना नाम बना रही हैं और बड़ी तेज़ी से बना रही हैं। ईमान फाल्कन खान भी इनमें से एक हैं, जो कि बिल्कुल ऐसे ही है। फ्लाईवेट नेशनल चैंपियन हैं, IMMAF एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और अभी करंट चैंपियन है। सो इस साल के आखिर में अपने टाइटल का दिफा करेंगी बेसिकली। बिल्कुल। ईमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? ईमान, शुरू में ही मैंने कह दिया था खतरनाक किस्म का स्पोर्ट है, बहुत ही ट्रेनिंग भी चाहिए, मार कुटाई भी होनी है। किस तरह आप इसमें आई? Assalamualaikum everybody. Firstly, thank you so much for having me on the show. मेरा जर्नी MMA में सब डिफेंस से एक्चुअली शुरू हुआ था। अगर आप क्राव मगा नहीं जानते हैं, क्राव मगा का नाम वो इजरायली जो स्पेशल फोर्सेस है उनका मार्शल आर्ट है एंड इट्स अडेप्टेड फॉर सेल्फ डिफेंस। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी लंदन में, मैंने शुरू किया था वहाँ। फिर मैं वापस कराची आई और मैंने सोचा कि मुझे कोई स्पोर्ट शुरू करना चाहिए, तो मैंने किक बॉक्सिंग K7 किक बॉक्सिंग अकेडमी के साथ शुरू की थी। और मेरे कोच रिजवान खान और साइड he helped me fall in love with the sport, you know. Training करते करते I also realized कि wow, I actually am good at this. मेरे पास एक skill set है जो you know अगर मैं ज़्यादा ट्रेन करूँ और dedicate करूँ अपने आप को, then I can really excel at it, and the results have shown. I haven't won every fight that I've been in, but I know that it's always a learning opportunity. I'm sure. अच्छा, एक तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, सेल्फ डिफेंस से सफ़र शुरू हुआ और किस तरह आपने ये फैसला कर लिया, बहुत और भी आपको पता ही है स्पोर्ट्स हैं इसी से एसोसिएटेड, कि हाँ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इज़ माई ट्रू कॉलिंग। और कितनी और लड़कियां हैं, बिकॉज वी डोंट रियली कम अक्रॉस a lot of women. Well, we have interviewed like maybe just one or two more. कितनी लड़कियां हैं और जिनसे आपकी मुलाकात हुई जो इस तरह मुकाबलों में शरीक होती हैं? फिलहाल
एक ही होती थी पहले अनीता क्वीन के नाम से, वो पाकिस्तान की फर्स्ट प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर, फीमेल मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर। वो अभी थाईलैंड में फेयरटेक्स से ट्रेन करती है लड़की है वहाँ। बट उसके अलावा सिर्फ मैं ही होती थी एक दो साल तक जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलती थी। अब इंशाल्लाह like alhamdulillah there are so many more females that are now taking up the sport, that are now practicing, that are also wanting to fight. 2022 के शुरू में I was the first and only female that represented Pakistan at the IMMAF, the World Championships. IMMAF stands for International Mixed Martial Arts Federation. It is known as the Olympics of Mixed Martial Arts. तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वाओ एक्चुअली पाकिस्तानी जो मिक्स मार्शल आर्ट्स है हमारा लेवल बहुत रह गए हैं इन द वर्ल्ड ऑफ। अच्छा साथ ईमान आपकी कॉल भी लगता है बीच में आ रही है, उसको बेशक आप बंद कर लें। ये बताएं कि ये शौक़ तो था आपको और आप सेल्फ डिफेंस से स्टार्ट हुई, लेकिन एक कम्पिटिटिव साइड पे आने के लिए कोई हार्ड कोर लेवल की ट्रेनिंग, टेक्निक्स, ये सब कुछ रिक्वायर्ड है। ट्रेनर्स आपको इधर मिल गए हैं और थोड़ा सा डर होता है या फिर आप इतनी कॉन्फिडेंट ओवर द इयर्स हो गई हैं कि आपको लगता है कि आई कैन बीट एनीबडी इन दिस? हाँ, मतलब कितना फियरलेस होना पड़ता है इंसान को कि मुंह पे तो चोटें आती हैं, मतलब फिर भी कोई हद होती है ना कि नाक टूट गया तो क्या होगा या क्या? हाँ, बताइए। आई थिंक बिल्कुल fear होती है। You should ask my mom. She's watching this. वो like हाथों के थ्रू मुझे मेरी फाइट्स देखती है वगैरह तो वो देखती है। अल्हम्दुलिल्लाह she's my biggest supporter, and I think that it's a very important thing to have the support of the people around you. It gives you the confidence to know कि अगर मैं हारूं या जीतूं कि मैंने like I know how much hard work I've put in और कितना हार्ड वर्क मैं हर दिन डालती हूँ इस स्पोर्ट में। आई गिव माई होल मेंटल हेल्थ, my physical body, everything to this sport, and alhamdulillah, you know, I can always thank it because it's given me confidence, it's given me strength, it's given me mental toughness to know that। अच्छा, आप इस साल के आखिर में फ्लाईवेट नेशनल चैंपियनशिप दोबारा होगी, आप उसमें अपने टाइटल का दिफा करेंगी। उसके अलावा क्या प्लान्स हैं इंटरनेशनली? कहाँ कहाँ आप चाह रही हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? कहाँ कहाँ की तैयारी है? और क्या आप कहीं बाहर जाकर ट्रेनिंग भी हासिल कर चुकी हैं या इरादा रखती हैं, या यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में ऐसे ट्रेनर्स मौजूद हैं कि जो आपको इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए ट्रेन कर सकते हैं? I believe that the training that's within Pakistan, the trainers, there are a few good trainers in Pakistan, but unfortunately हमारे जो athletes हैं, and this doesn't just count for MMA, it counts for every sport in Pakistan, हमारे athletes do not perform and do not train at the level that's required to excel at an international scale. I'm saying this because I've gone and competed at an international level. There are a few others that have competed at an international level, and every time we kind of fall just a little bit short. I've had the privilege. मैं अभी Thailand से वापस आई हूँ. I spent 1 month training in Phuket, doing mixed martial arts, doing jiu-jitsu, and you know, it opens up your mind and it gives you perspective on how you can be better as an athlete. ज़बरदस्त ईमान, आपके साथ साथ हम ट्रेनिंग वीडियोस भी लगा रहे हैं, कुछ आपका इंस्टाग्राम भी चेक कर रहे हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर यंग गर्ल्स, और ये भी वो फील्ड है जिसमें लड़कियां ज़रूर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह जब आप जीतेंगी तो आपसे दोबारा बात होगी। अच्छा जी, अभी ज़रा सियासी मामला ज़रा डिस्कस करते हैं दोबारा से। आइंदा हुकूमत के लिए पंजाब ही बैटल ग्राउंड होगा, ये तो शुरू से ही होता है, और 9 मई के बाद PTI तो इंतखाबी मार्के में ज़रा पीछे पीछे नज़र आती है। असल मुकाबला रिवायती सियासी हरीफों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा, और इसके आसार भी नज़र आने लगे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को निगरान हुकूमत और मुस्लिम लीग नून से शिकायतें पैदा हो गई हैं। कई रहनुमा तो बरमलाह कह रहे हैं कि तख्त लाहौर पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा लेगी। लाहौर की जंग ही है तो उस जंग के हम हिस्सेदार हैं, हम अपना हिस्सा लेंगे, और ये किसी को यही किसी लाहौर किसी के नाम पे नहीं। अब तो वो वक्त भी आ गया कि लोग लिबर्टी में जलसा भी नहीं कर सकते, लिबर्टी का चौक भी नहीं भर सकते, उसमें हमारा क्या कसूर है?
तो जब लोग लिबर्टी में जलसा भी ना कर सकें तो लड़ाई उनकी अपनी और ही और शी की है, हमारे बैनर्स की नहीं है। ऑलराइट, बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड ये सुन लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ने सवात में भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग द बजट। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ हैं। कायरा साहब, बहुत सी बातें हो रही हैं, चंद साहब की तो हमने कुछ स्टेटमेंट सुनाई हैं, उसके बाद फिर एक एडिटोरियल डॉन में भी हम पढ़े थे इवेंचुअल अनरेवलिंग ऑफ द रूलिंग कोalition's मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। पहले से बड़े अरसे से मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ही कहा जा रहा था, अब लगता है कि वो मैरिज ज़रा ऑन द रॉक्स है। पहली गुजारिश ये है जी कि ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ही होते हैं, और कन्वीनियंस कभी कभी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब भी होती है, फिर उसको ठीक भी कर लिया जाता है। जिस तरह शादी में होता है इसी तरह होता है इसी में भी। तो किसी वक्त आपके छोटे मोटे इख्तलाफात भी पैदा होते हैं, और दूसरी बात यह है कि जमातों के अंदर भी मुकम्मल तौर पर यकसुई नहीं होती अशिया पे, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर डाइवर्स व्यूज़ होते हैं, और मुख्तलिफ जमातों के तो क्योंकि नजरियाती तौर पर मुख्तलिफ जमातें होती हैं, लोग होते हैं, लिहाजा मुख्तलिफ एरियाज से होते हैं, लिहाजा उनके इख्तलाफात होना नेचुरल है। उन इख्तलाफात को जिस तरह इंटरप्रेट किया गया, मेरा ख्याल है ये शायद ये दुरुस्त रास्ता नहीं है। देखना ये चाहिए कि बजट के ऊपर जब भी बजट आता है, सूबे का हो या मरकज का हो, हमेशा मेंबरान असम्बली या इत्तेहादी या मुख्तलिफ ग्रुप्स या जो मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ लाइफ है, इंडस्ट्रीज है, ट्रेडर्स हैं, बाकी जो ज़राअत वाले हैं, इसी तरह मजदूर जो हैं, सरकारी मुलाजिम, सब लोग एहतजाज के मोड में होते हैं। और यकीनन मुल्क के हालात के मुताबिक जितनी वसाइल की ज़रूरत है उतने वसाइल है नहीं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री से हर एक का तकाजा होता है कि मेरा मुतालबा पूरा करो, तो इस पर खींचातानी चलती रहती है। वो एक इशू था जो रिजॉल्व हो गया, और अब उस मामले में कोई बड़ा इख्तलाफ वाली बात नहीं है। रही बात इख्तलाफ के ऊपर, तो वो तो हमारी कई इशूज के ऊपर है। देखिए ना, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ मुखालिफ जमाते हैं, हम कोई यूनिफॉर्म तो नहीं हो गए, हम कोई आपस में मर्ज तो नहीं हो गए, हमने तो आइंदा के लिए क्या तैयारी है? कायरा साहब, आपने कहा वो छोटे मोटे इख्तलाफात खत्म हो गए, अब आइंदा भी जाहिर है आपने एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ना है। फिर कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ शिकायतें हैं वफाकी हुकूमत की, शिकायतों का तो आपने खुद ही तस्करा कर दिया, कुछ निगरान हुकूमत पंजाब से भी शिकवे की बातें आ रही थी, नज़ीम अफजल चंद जैसे लोग उसका इजहार भी करते रहे। अगर पंजाब अगला मार्का होगा, और तख्ते लाहौर की बात भी कर रहे थे आप, जिनका हमने जिक्र किया, वो भी अभी शॉर्ट भी सुना दिया, सो क्या तैयारी है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है, उनका पलड़ा ऐसा लग रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ झुका हुआ है, आप लोगों ने लाहौर में डेरा भी डाला, जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, आगे क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं आपको? गुजारिश ये है कि हर जमात की इलेक्शन में ये कोशिश होती है कि वो बेहतर परफॉर्म करे। इमरान खान की जमात जब बनाई गई या उसको बहुत ज़्यादा हवा दी गई और जहांगीर तरीन साहब का जहाज चला, उस वक्त भी हमने कहा था कि गमलों में उगाई गई जमातें, गमलों में उगाए गए पौधे कभी फ्रूटफुल नहीं हुआ करते। इसी तरह ये जमातें जो आर्टिफिशियली पैदा की जाती हैं, ये जमातें लॉन्गर लास्टिंग नहीं होती। तो आपके ख्याल में ये IPP भी यही है, अभी भी गमले में लगाई गई है? आपको कोई शक होगा, पाकिस्तान के लोगों को तो कम ही शक है जो हालात हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि गमले में लगाए जाने से मुराद ये है कि अचानक एक जमात खड़ी की गई है, उसमें क्या उसके असरात क्या होंगे, क्या उससे कोई फ्रूटफुल चीजें निकल सकेंगी, पाकिस्तान की सियासत में बेहतरी आ सकेगी, मैं उस रंग में मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरी दानिश में जब तक सियासी जमातें अवाम की ओरिजिन से नहीं उठती, अवाम के खमीर से नहीं उठती और किसी असूल और मंशूर पे लोगों को इकट्ठा नहीं करती, तब तक वो जमातें प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाती। ऐसी जमातें हमने कई दफ़ा देखी हैं, वो किसको फ़ायदा देंगे, किसको नुकसान देंगे। इलेक्शन के अंदर हमारी भी कोशिश होगी, हम अवाम के पास जाएंगे, लोगों के पास भी फेयर जजमेंट का एक मौका है। उन्होंने हमारी हुकूमतें भी देखी है, मुस्लिम लीग को भी देखा है, उन्होंने PTI को भी देखा है, और अवाम बेहतर जज कर सकते हैं कि इस क्राइसिस के टाइम में पाकिस्तान को कौन सी जमात जो है वो बेहतर या कौन सी क़यादत बेहतर लीड कर सकती है। लिहाजा हमें तवक्को है, सियासत में तवक्को रखी जाती है, हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला
हम पहले से बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब ये फैसला अवाम का है, वो किसको वोट देते हैं, और अगला तख्ते लाहौर हो या पंजाब की हाकमियत का फैसला हो, ये तो अवाम ने करना है। अच्छा, तो फिर ये बता दें, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अवाम ने वोट देना है, ऑब्वियसली मद्दे मुकाबिल तो पीपल्स पार्टी और PMLN नेचुरल है, नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन ये सब होगा तब जब इलेक्शन होंगे। तो आप हुकूमत का हिस्सा है, क्या आपको वज़ीर आज़म और हुकूमत का मूड नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त करा दिए जाएँ? देखिए, जहां तक मेरी जमात का ताल्लुक है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमारा स्टांस ये है कि इलेक्शन आईनी तौर पे अपने वक्त के ऊपर होने चाहिए। जहां तक मेरी हुक्मरान जमात यानी मुस्लिम लीग के साथ गुफ्तगू हुई है, उनके सीनियर्स के साथ, वज़ीर आज़म साहब के साथ, सब लोगों की यकसुई है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। और मैं पूरी तसल्ली से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल कोई ऐसी बज़ाहिर हिच भी नहीं है जो बज़ाहिर बातें की जाती थी, कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी को फलां, कोई जवाज़ नहीं है। कुछ इबहाम पैदा हुए कि शायद इलेक्शन डिले हो जाएंगे और उसके लिए क्या क्या रास्ता इख्तियार हो सकता है, क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर आप उनको गौर से देखें तो आइन के अंदर किसी गैर मामूली सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल जिसमें इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन न रहे, उस सूरत में इलेक्शन डिले होने के कोई रास्ते रखे गए हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिसको इस तरह इंटरप्रेट किया जाए कि आइन इस बात की इजाजत देता है। लिहाजा मेरी दानिश में इलेक्शन अपने वक्त पे होने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग पंजाब में निगरान हुकूमत के किरदार से भी मुतमईन हैं? देखिए, इत्मीनान तो नहीं होता। मैंने गुजारिश की ना कि अगर आप मुस्लिम लीग लोगों से पूछेंगे कि आप अपने वजीर आजम से मुतमईन हैं, तो वो भी आपको कहेंगे नहीं, हर बंदे की ख्वाहिशें होती हैं। तो हुकूमतों से गिले शिकवे चलते रहते हैं, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट तो किसी एक जमात की है ही नहीं, उनसे क्या गिला लंबा चौड़ा किया जाए। अच्छा, अब लास्टली हम आपकी राय एक मामले पे जानना चाहते हैं। हमारे पास जो भी सियासी मेहमान आते हैं, कल भी जब से परसों से हमने सुना और हम सब सदमे में थे, वो चेयरमैन सेनेट की मरात वाला बिल, जिसमें पीपल्स पार्टी के कुछ बड़े स्टॉलवर्ड्स भी सिग्नेटरी हैं, जिसमें वो कहते हैं जी ताहयात इस ओहदे से हटने के बाद भी 12 मुलाजमीन होंगे, 6 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, पता नहीं चार्टर प्लेन होगा, फलां ढिमका, और 50 लाख का फर्नीचर रेंट भी होगा, और अपने घर में भी रहने पे भी रेंट भी मिलेगा। आपकी क्या राय है इस फहरिस्त पे प्राइमरीली? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने अभी तक वो डॉक्यूमेंट खुद पढ़ा नहीं है, सुना जरूर है। तकरीर तो सुनी होगी आपने सादिक संजानी साहब की, आई गेस। आई एम रियली शॉक्ड। इस तरह की कोई मुराद सदर पाकिस्तान को हासिल नहीं है। वजीर आजम जब अपनी मुद्दत खत्म करते हैं, उनको हासिल नहीं है, जो 5 साल का ओहदा है और पाकिस्तान के अवाम का डायरेक्टली इलेक्टेड, अवाम के नुमाइंदों का इलेक्टेड होता है और अवाम के वोट लेके आया होता है। ये कोई सूरत नहीं होनी चाहिए। सेनेट के चेयरमैन को इस तरह की मुराद, बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं नहीं समझता कि हमारे मेंबरान ने भी उसको कोई पढ़ के साइन किया होगा या ये बिल थ्रू हो पाएगा। आई डोंट थिंक सो। हमें देखना चाहिए, एक तरफ हम ऑस्टेरिटी की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की मराहत का जिक्र कर रहे हैं। कुछ ओहदों के लिए ये तकाजा ज़रूर है और ये तमाम ममालिक में है और तरक्की पजीर ममालिक में ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वो हमारे जैसे ममालिक हिंदुस्तान, बांग्लादेश, कि वहाँ पे अपने साबिक सदूर को, हमारे मुल्क के अंदर भी है, साबिक सदूर को, साबिक चेयरमैन को, साबिक वजीर आजम को एक अलामती तौर पे एक आध मुलाजम का, गाड़ी का और थोड़ी सी स्टेट प्रोटेक्शन दी जाती है कि एक उनकी हिफाजत भी की जाए, दूसरा उनका ओहदे का रिगार्ड है, लेकिन वो एक बहुत लिमिट के अंदर रखने की जरूरत है। ये तो जो सुना है ये तो बियॉन्ड द रीजन है, इसकी तो कोई जवाब नहीं है। All right, sir. Thank you for your time. Have a good day ahead and good morning. Thank you. अच्छा जी, ये तो उन्होंने कहा, ये तो मैं शॉक्ड हूं। हमने बात की है, वो सारे यही कहते हैं कि दिस इज शॉकिंग एंड नॉनसेंस, जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब ने भी कहा था, लेकिन अब आगे क्या होगा, लेट्स सी।
ऑलराइट जी, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपने बकरा शॉपिंग करनी है तो आप जा सकते हैं। आप मंडियों में रौनक के माशाअल्लाह like a lot of people are doing बकरा window shopping. They are not really buying. हालात ज़रा टाइट हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह मियां जिसको भी इस्तिताअत दे उसको बेहतरीन जानवर मिल जाए। हमारी दुआ ये है इंशाल्लाह, और हमें भी।